नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सबसे पहले बात करते हैं सीपीए की। 19th कॉन्फ्रेंस हुई कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3। सर, लगातार हमारे नॉर्थ ईस्ट स्पीकर्स से इंटरेक्शन होता रहा, इंटरव्यू होता रहा है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में सीपीए बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है आपकी लीडरशिप में। आप कितना इंपॉर्टेंट इसको मानते हैं, खासकर अगर नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज की बात की जाए तो? सीपीए जोन 3 का ये 19वां वार्षिक अधिवेशन हुआ और विशेष रूप से सीपीए ने कई राज्यों के अंदर अलग अलग विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा की, संवाद किया। सीपीए जोन 3 जो पूर्वोत्तर राज्य आते हैं उसमें लगातार 97 से लगातार यहां पर कुछ ज्वलंत मुद्दे, कुछ देश के, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के, उन विषयों पर सीपीए में चर्चा हुई, संवाद हुआ। पिछली बार गुवाहाटी के अंदर सीपीए की कार्य समिति की अर्धवार्षिक बैठक भी हुई यहां पर। तो नॉर्थ ईस्ट में जो चर्चा संवाद है वो सीपीए के माध्यम से, अन्य संसदीय मंचों के माध्यम से, और आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें चर्चा, संवाद बहुत लंबा होता है, लेकिन गतिरोध नहीं होता। पक्ष प्रतिपक्ष सदन में अपनी अपनी बात रखते हैं। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन मैंने अधिकतम राज्यों में देखा है कि यहां पर न गतिरोध होता, न व्यवधान होता। ये एक अच्छी परंपरा है और विभिन्न विषयों पर, जो इस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे भी हैं, देश के महत्वपूर्ण विषय भी हैं, विशेष रूप से डेवलपमेंट के मुद्दों पर भी चर्चा होती है। और जो चिंताएं व्यक्त की जाती है वो इस क्षेत्र की चिंताएं, आम जनता की चिंताएं भी व्यक्त करके उसके समाधान का रास्ता इन संसदीय मंचों से निकलता है और सरकार भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाती है और उनके सुझाव, उनके महत्वपूर्ण चर्चाओं को अमल में लाने का प्रयास करती है। सर, आपका एक स्टेटमेंट मेरे जहन में आता है, नॉर्थ ईस्ट अब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ज्यादा डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म हो रहा है। क्या फैक्टर्स मानते हैं और आप पिछले कुछ सालों में क्या चेंजेस देखते हैं? पूर्वोत्तर राज्य को अगर विकास के आप देखते हैं तो लगातार इस 8 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर राज्य के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो। कोशिश की कि सभी राज्यों के अंदर रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से भी और रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से भी जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की एक विशेषता है, यहाँ संसाधन बहुत हैं, प्राकृतिक संसाधन है, प्रचुर मात्रा में जमीन है। जैसे सिक्किम राज्य विश्व का ऐसा राज्य है जो पूर्ण जैविक खेती पर जिन्होंने अपने राज्य को बनाया है। इसी तरीके से हम पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को अगर मुख्य धारा में लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से इस इलाके का डेवलपमेंट भी होगा। और मानव संसाधन की दृष्टि से भी देखें तो यहाँ के नौजवानों की आत्मविश्वास, कार्य करने की क्षमता, इनोवेशन की क्षमता, उसका भी उपयोग देश के अंदर भी और विश्व के अंदर हम इनका उपयोग भी ले सकते हैं। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि प्राकृतिक अवसंरचना ऐसी बनी हुई है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, झीलें हैं, जंगल हैं, और विशेष रूप से पहाड़ी इलाके होने के कारण डेवलपमेंट में खर्चा भी अधिकतम आता है
और विशेष रूप से 5,500 किलोमीटर से ज्यादा यहां पर बॉर्डर इलाका है। उस बॉर्डर इलाके पर भी जो गांव बसे हुए हैं, उन गांव में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, बॉर्डर पे सभी क्षेत्रों का विकास हो। इतनी लंबी बॉर्डर होने के कारण जो हमारे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, कई देश की बॉर्डर यहां से जुड़ी हुई है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर इन सारे इलाके का डेवलपमेंट किया। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र के साथ मिलकर सहभागिता में विकास में सहयोग किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी पॉलिसीज है, उस पॉलिसी के अंदर इन पूरी राज्यों के बाद पूरे देश के अंदर भी जो हमारी पॉलिसी है कि हम पड़ोसी देशों को भी के साथ लेकर और हमारे देश के पूर्ववर्ती राज्यों के अंदर भी एक नीति पॉलिसी ऐसी बने ताकि अन्य राज्यों के समकक्ष विकास में खड़ा कर सकें। और कई पैरामीटर में, आप एसडीजी के कई पैरामीटर में देखेंगे, पैरामीटर में सिक्किम जैसे राज्य है, मिजोरम है, कई राज्य उस पैरामीटर के अंदर उच्च कोटि के हैं, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, चाहे हेल्थ के अंदर हो। मुझे लगता है कि ये परिवर्तन अब लगातार होगा और इस परिवर्तन के युग की ओर ये पूर्वोत्तर राज्य बढ़े हैं और आने वाला समय पूर्वोत्तर राज्य विकास के विकसित राज्यों के समकक्ष तैयार होगा, ऐसी संभावना है। बिल्कुल सर, ऐसी आशा करते हैं। सर, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने और कही पार्लियामेंट को लेकर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को लेकर। आपने एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बिल्कुल गतिरोध नहीं होता, पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखते हैं, वाद विवाद होता है। सर, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो लगातार हमने गतिरोध देखा। जो फर्स्ट पार्ट रहा बजट सेशन का, उसमें भी एज स्पीकर ऑफ लोकसभा आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी बड़ी चिंता का विषय है? पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में जो जयपुर में हुआ था तब भी हमारी इसकी चर्चा हुई और जब भी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मैं अध्यक्ष हूं, उसमें इसके पहले मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। गतिरोध हमारे लोकतंत्र के लिए किसी भी दृष्टि से संसदीय प्रणाली की उचित नहीं है। चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति हो, अच्छी डिबेट हो, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था है। अपने अपनी दल से, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा से लोग चुनकर आते हैं। अपनी अपनी पॉलिसी जो होती है, नीति होती है, उस पर चर्चा करें, आलोचना भी करें, लेकिन चर्चा का केंद्र बने गतिरोध, नारेबाजी, तख्तियों को लहराना हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और देश की जनता भी अपने जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा नहीं करती। सर, लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन आपने आचरण की बात कही, तख्तियों की बात कही, लगातार नारे होते, वेल में आते। क्या ये समय आ गया है कि अब एक कोई रूल बने? नियम बने हुए हैं, लेकिन हमें हमारे आचरण व्यवहार के अंदर लाना पड़ेगा। हमें हमारे जीवन के अंदर हमारा आचरण कैसा, व्यवहार कैसा है, क्योंकि एक राजनेता जो होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है, उसके आचरण व्यवहार को देश, प्रदेश, वहां की जनता देखती है। जितना मर्यादित उसका आचरण होगा, जितना मर्यादित उसका व्यवहार होगा, वो वहां की जनता को भी उस दिशा की ओर ले जाएगा। इसलिए राजनेता तो वह है जो समाज का नेतृत्व करता है। हम समाज को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, हमारे आचरण व्यवहार से समाज आचरण व्यवहार अपनाता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों से मेरी अपेक्षा रहती है कि आपको जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं से भेजा है। उनकी परेशानी, उनकी कठिनाई, अगर नीति पॉलिसी गलत बन रही तो नीति पॉलिसी को ठीक करना, शासन में जवाबदेही तय करना,
प्रशासन में पारदर्शिता लाना, ये सब चीजें जीवन में आवश्यक है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है, चाहे विधानमंडल हो, चाहे केंद्रीय विधानमंडल हो, सभी जगह जनप्रति का आचरण व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि उसका समाज अनुसरण करे। ये मेरी अपेक्षा रहती। सर चलते चलते सर डिजिटलीकरण में आपने बहुत सारे कदम उठाए हैं। डिजिटल संसद, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पर आपने काफी काम किया है। सर पार्लियामेंट का जो मॉडल है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अगर डिजिटल एरिना में बात की जाए तो कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं? कई राज्यों ने पेपरलेस विधानसभाएं की है और डिजिटल के रूप में भी कई विधानसभाओं ने उच्चतम स्तर प्राप्त किया है। हमारी कोशिश है कि वन नेशन वन लेजिस्लेटिव, एक प्लेटफॉर्म पर हम राज्य की विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल की डिबेट, चर्चा, कानून पर चर्चा, पुरानी चर्चा, नई चर्चा, वो एक प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति देख सके। और इसीलिए इस दिशा के अंदर काफी काम हो चुका है। मुझे लगता है कि हमारा प्रयास है कि हम 31 मार्च तक कई राज्यों को जोड़ने में सफल होंगे। राज्य भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, वह अपने अपने यहाँ डिजिटल कार्रवाई कर कर इस प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। हमने एक्सेस दिया उनको, हमने राज्यों से अपेक्षा की, हमने संसद के अंदर मेटा डेटा के आधार पर विषय पर, नाम से, आजादी के पहले भी आजादी के बाद डिबेट की चर्चाएं आप देख सकते हैं। इस तरीके का डिजिटल संसद का भी एक स्वरूप अपने बनाया है। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। मेरी कोशिश है कि सभी के प्रयासों से हम वन नेशन वन प्लेटफॉर्म पर ला सकें और सारी विधानमंडल की गतिविधियां, कार्रवाई एक प्लेटफॉर्म पर देश का नौजवान और देश की जनता देख सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए और संसद टीवी से बात करने के लिए। नमस्कार।